लल्लन ने अपने माथे से पसीना पोंछा। इलाहाबाद स्टेशन पर तो मानो जैसे पूरा हिंदुस्तान उमड़ पड़ा था। लोगों का सैलाब, और सब जा रहे थे कुंभ मेले में। अपने साथ उसने बस एक घिसी पिटी सूटकेस और एक फीकी सी कपड़े की थैली पकड़ी हुई थी। चारों तरफ एक अजीब सी बेसब्री और समोसे की खुशबू हवा में तैर रही थी। आखिरकार उसे अपनी ट्रेन दिखी। हजारों सफर की थकान लिए एक पुरानी सी ट्रेन, मानो भार से कराह रही हो। हर जगह लोग भरे हुए थे। लल्लन ने मन ही मन सोचा, ये तो बड़ा मजेदार होने वाला है। वो लोगों को रास्ता देते हुए, माफी मांगते हुए, कोहनियों से बचते हुए आगे बढ़ा। एकदम शोर में एक घोषणा हुई। उसकी ट्रेन 5 मिनट में छूट रही थी। उसके मन में घबराहट हुई। एक आखिरी कोशिश करके लल्लन ने खुद को ट्रेन में चढ़ा लिया। जीत गया। अब बस अगले 12 घंटे बैठने या खड़े रहने की जगह ढूंढनी है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यही तो है कुंभ मेला, अव्यवस्था और डिब्बे में मानो पूरा हिंदुस्तान समा गया था। अलग अलग भाषाएं, खुशबुएं और विचार। लल्लन एक परिवार के पास से गुजरा। उनके बच्चे आम के रस से सराबोर थे। होने वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी थी मानो उसमें चिड़िया का घोंसला हो। उसने लल्लन को घूरते हुए कहा, जगह नहीं है। हालांकि आधी सीट तो खाली ही थी। लल्लन ने बस मुस्कुराते हुए उस लड़ाई में न पड़ने का फैसला किया जो वो जानता था कि जीत नहीं पाएगा। उसने एक जवान आदमी के पास जगह देखी जो अपने हेडफोन में बजते बॉलीवुड गाने में मस्त था। लल्लन ने उसे हल्के से टोका, भाई साहब थोड़ी जगह। जवान लड़का चौंका और थोड़ी जगह बनाते हुए हटा। एक समोसे वाला बड़ी फुर्ती से गलियारे से गुजर रहा था। उसकी ट्रे नमहरे भूरे समोसे से भरी हुई, मानो भीड़ के ऊपर तैर रही थी। लल्लन ने 2 समोसे खरीदे। उनकी तीखी खुशबू से उसके मुंह में पानी आ गया। वो बूढ़ा आदमी, जिसे लल्लन को पता चला चाचा जी बुलाते हैं, अपने आप में एक मनोरंजन का साधन था। वो आजकल के बच्चों के बारे में बुदबुदाता रहता, उनके संगीत के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, उनके संस्कारों के बारे में। हेडफोन वाला लड़का बस आंखें घुमाता अपने गाने नमता रहा। एक औरत अपने पति के साथ अपने रोते हुए बच्चे को क्वाइट कराने की कोशिश कर रही थी। चाचा जी ने बिना मांगे सलाह दी, इसे थोड़ा गुड़ दो, क्वाइट हो जाएगा। जवान माँ ने बस हल्के से मुस्कुरा दिया, पर लल्लन समझ गया कि उसका मन कर रहा होगा कि चाचा जी को अपनी ही पड़ी रहे। ट्रेन आगे बढ़ती रही, मानो लोहे का स्नेक देश के दिल से गुजर रहा हो। बाहर नजारे पीछे छूटते जा रहे थे। हरे भरे खेत, धूल भरे गांव। अंदर कहानियां खुल रही थी, बहस हो रही थी, हंसी गूंज रही थी। सफर शुरू होने से पहले ही ये अपने आप में एक सफर था। एक छोटे से स्टेशन पर एक भिखारी ट्रेन में चढ़ा। उसके दुबले पतले शरीर पर कपड़े लटके हुए थे। उसकी आंखें दया की भीख मांग रही थी। कुछ यात्रियों ने, जिनके चेहरे पर दया दिख रही थी, अपनी जेब से खुले पैसे निकाले। बाकी लोगों ने नजरें फेर ली, गरीबी के इस नजारे से इंडिफरेंट। चाचा जी ने घृणा से कहा, इन्हें बढ़ावा मत दो, ये सब धोखेबाज हैं, लोगों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। लल्लन ने देखा कि बच्चे वाली औरत ने भिखारी के हाथ में कुछ सिक्के रख दिए। थोड़ी दया करने में क्या हर्ज है चाचा जी, उसने धीरे से कहा। बूढ़े ने बस नाक सिकोड़ी और गलत जगह दिखाई गई सहानुभूति के बारे में कुछ बुदबुदाया। लल्लन नास्तिक और आस्तिक के बीच फंस गया, बस अपना सिर हिलाया। वो जानता था कि इन सवालों के आसान जवाब नहीं है। जैसे जैसे दिन ढला, ट्रेन के सफर की शुरुआती अराजकता एक लय में बदल गई। बातचीत, जो पहले संकोच भरी थी, अब खुलकर होने लगी। खाना बांटा गया, कहानियां साझा की गईं। यहां तक कि चाचा जी भी थोड़े नरम पड़ते दिखे। उनके रूखे व्यवहार के पीछे हास्य की एक झलक दिखी। इलाहाबाद की घोषणा राहत और निराशा दोनों लेकर आई। सफर अपनी सारी परेशानियों और खुशियों के साथ समाप्त हो रहा था। लल्लन, जिसके पैर घंटों बैठे रहने से सुन हो गए थे, उठा और अपना सामान समेटा। ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर लोगों की भीड़ में लल्लन ने उत्साह का एक्सपीरियंस किया। वह आ गया था। कुंभ मेला आध्यात्मिक सफाई और सामूहिक उत्साह के अपने वादे के साथ उसका इंतजार कर रहा था। और उसने अपने साथी यात्रियों के साथ एक ऐसा सफर साझा किया था जो मंजिल के बारे में उतना ही था जितना सवारी के बारे में।